कांस्टेंट करंट बायस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसमें लास्ट टॉपिक में हमने सैम्पलिंग रेजिस्टर्स किए थे। इसमें हम कांस्टेंट करंट बायस देखेंगे कि क्यों यूज किया जाता है। ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का सर्किट है ये हमारे पास। इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट करंट बायस के लिए ये जो एमीटर रेजिस्टर है इसको ट्रांजिस्टर के साथ रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे जिसे Q3 से डिनोट करेंगे। हम पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर कर चुके हैं। हम कांस्टेंट करंट बायस सर्किट का यूज करते हैं। ये देखिए, ये जो रेजिस्टर है R3 और जो हमारी वोल्टेज होती है VEE, ये इसका यूज सेटअप करने के लिए किया जाता है डीसी एमीटर करंट को, और हम कांस्टेंट करंट बायस इसमें अप्लाई करते हैं डीसी एमीटर करंट को सेटअप करने के लिए अगर ज़रूरत है। इसी वजह से कांस्टेंट करंट बायस सर्किट का यूज़ किया जाता है, जो कि बेटर होता है इसके कंपैरिजन में, और ये प्रॉपर करंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका होगा कि ये जो रेजिस्टर, जो यहाँ पे RE रेजिस्टर लगा हुआ था, इसकी जगह पे हम एक और ट्रांजिस्टर से इसे रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पे R2, R1 और RE रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड करेंगे। यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो VB3 ट्रांजिस्टर 3 की, वो यहाँ पे होगी VE3 एमीटर की वोल्टेज। इन दोनों के बीच में VBE वोल्टेज होगी, यहाँ पे कलेक्टर की वोल्टेज होगी, ये तो हम जानते ही हैं। ये सर्किट होता है हमारा बायस सर्किट। इसमें जो ट्रांजिस्टर Q3 के साथ जो रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर RE कनेक्टेड हैं, ये डीसी कलेक्टर करंट प्रोवाइड करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। उनको हम डिटरमाइन करते हैं, जो ये डीसी कलेक्टर करंट जो ट्रांजिस्टर के जो एस्टेब्लिश करते हैं उनको हम वोल्टेज डिवाइडर रूल से एस्टेब्लिश करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये स्टेबिलिटी सर्किट होता है जो कि करंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे देखिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल के अकॉर्डिंग VB3 यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, -R2 VEE अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे बेस पे ये वाली वोल्टेज होती है जो बेस वोल्टेज होती है। नेक्स्ट जो हमारी एमीटर की जो वोल्टेज होगी, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी जो बेस की वोल्टेज है और जो बेस और एमीटर की वोल्टेज है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, यानी कि VB3 माइनस VBE3, ये दोनों के बीच की वोल्टेज और बेस वोल्टेज, यहाँ पे एमीटर की वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज शो करेगी एमीटर वोल्टेज, और एमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू है VB3 माइनस VBE3, और VB3 बेस वोल्टेज क्या, थर्ड ट्रांजिस्टर की, ये जो हमने डिनोट की थी वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो यहाँ पे VB3 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की, VE3 इज इक्वल टू, ये वैल्यू VB3 में पुट कर दी, माइनस VBE3, ये एज इट इज आ गया। अब यहाँ से जो हमारा एमीटर करंट होता है, वो जो भी एमीटर करंट होगा नियर इक्वल होगा कलेक्टर करंट के, ट्रांजिस्टर Q3 कलेक्टर करंट के नियर इक्वल होगा, और करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर V अपॉन R होगा। तो वोल्टेज क्या होगी यहाँ पे, VE3 जो कि कलेक्टर के इक्वल होगा, वो होगा VE3 जो यहाँ पे वोल्टेज होगी माइनस VE माइनस VE अपॉन RE, ठीक है ना। ये हमारा एमीटर 3 का करंट होगा जो कि नियर अबाउट होगा Q3 के कलेक्टर करंट के, IC3 के, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर। अब यहाँ पे हमारे पास आई है ये वाली वैल्यू जो हमने डिटरमाइन की थी और VE3 की वैल्यू। अब VE3 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, VE3 में इस वैल्यू को हमने, ये सारी वैल्यू को हमने इसमें पुट करी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो VEE माइनस, बाकी ये सारी वैल्यू इसमें पुट हो कर दी हमने, अपॉन RE, ठीक है ना। अब जो एमीटर 1 है, एमीटर 1 का करंट है वो नियर इक्वल है एमीटर 2 के करंट के। ये कहाँ से आया है कि जो हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं उनके दो साइड सिमेट्री होती हैं, Q1 Q2,
यानी कि दो हाफ होते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के जो सिमेट्री होते हैं, और जो हर एक जो जो हमारे किसी भी हाफ को ले लें, Q1 के हाफ को ले लें, Q2 के हाफ को ले लें, दोनों हाफ में जो करंट होगा IC3, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर 3 के कलेक्टर पे करंट जाएगा वो भी क्या होगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें 2 से। तो जो एमीटर 1 का करंट होगा वो एमीटर 2 के करंट के इक्वल होगा, और यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे IC3 है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन यहाँ पे भी 2RE लेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए मेरा कहने का मतलब था कि ये दो हाफ, यानी एक एमीटर 1 करंट यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से, तो ये इसका यहाँ पे हाफ होगा ना, अब इसलिए यहाँ पे अपॉन 2 कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हर एक हाफ का करंट जाएगा ट्रांजिस्टर 3 में। अब जो कलेक्टर करंट होता है यहाँ पे, जो Q3 के जो कलेक्टर करंट जो IC3 से डिनोट करेंगे, वो जो कलेक्टर करंट होगा वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, यानी कि वो फिक्स होता है, वेरी नहीं करता, क्योंकि बेस से यानी कि यहाँ से और यहाँ एमीटर पे कोई भी सिग्नल इंजेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ से कोई सिग्नल नहीं जा रहा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए ये फिक्स होगा। और जो Q3 ट्रांजिस्टर है हमारा, ये सोर्स होता है हमारे Q1 और Q2 के जो एमीटर करंट होता है उनका, यानी कि ये कांस्टेंट एमीटर करंट प्रोवाइड करता है Q1 और Q2 इन दोनों पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करेगा। जो हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर सर्किट जो भी हमने किए हैं एमीटर बायस के साथ, उसमें हमने ये किया है कि जो RE, जो कैपिटल RE रेजिस्टेंस होता है, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है स्मॉल RE के कंपैरिजन में। जब भी हमने इसकी AC एनालिसिस की है उसमें हमने इसे डिनोट किया था। तो ये क्या करता है, कांस्टेंट एमीटर करंट सप्लाई करता है और हाई सोर्स रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और कांस्टेंट बायस सर्किट सिर्फ ड्यूल इनपुट बैलेंस आउटपुट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, जितने भी हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स हैं उसके लिए भी एप्लीकेबल होता है। और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इस रेजिस्टर की जगह पे डायोड्स का भी यूज कर सकते हैं। इसके बारे में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि डायोड का यूज करके हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।